नमस्कार दोस्तों, प्रीमियम पोस्टर न्यूज डिस्कशन में स्वागत है आपका। पहले हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ और उसके बाद में पीआईबी डिस्कस करेंगे। फ्रंट पेज पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि सितंबर में हम ये चीज़ डिसाइड करेंगे कि जीएम मस्टर्ड को रोल आउट करना है या नहीं करना है। जीएम मस्टर्ड को लेके पहले भी काफ़ी विवाद था, हमने डिस्कस किया था। काफ़ी सारे एनवायरमेंटल ग्रुप्स, सिविल सोसाइटी वो कहने लगे थे कि सरकार को जीएम मस्टर्ड को नहीं रोल आउट करना चाहिए क्योंकि ये खाने का आइटम है, खाने में यूज किया जाता है, तो इसका हमारी फूड चेन पे हार्मफुल इफेक्ट होगा। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम पहले इस पे सुनवाई करेंगे, क्या वास्तव में इसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, उसके बाद ही आप इसे रोल आउट कर सकते हो। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो डिसाइड करने वाली थी सितंबर में, उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आपके डिसाइड करने से पहले तो हम इस पे सुनवाई करेंगे, क्या वास्तव में इसे रोल आउट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो ये पूरा न्यूज़ था। आगे जो न्यूज़ है, न्यूज़ तो ये है कि कंटेक्स्ट ये है, बीजेपी कुछ एमपीज थे राज्यसभा में उपस्थित नहीं थे जब ये बिल आना था चर्चा के लिए, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। एक्चुअली नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जा रहा है, तो इसके लिए 2 आर्टिकल्स में फेरबदल किया जा रहा है। 123rd अमेंडमेंट बिल सरकार ने पेश किया था, लोकसभा में पास करवाया जा चुका है और राज्यसभा में इस सेशन में आया है। तो अब इसमें क्या है, एक तो चेंज होगा आर्टिकल नंबर 338B में, यानी 338B में। इसमें तो सारी इंफॉर्मेशन होगी कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जा रहा है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को, पहले इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं था, तो अब इसे 338B के अंतर्गत डाला जा रहा है। तो इसमें सारी इंफॉर्मेशन होगी, कितने मेंबर्स होंगे, क्या मैंडेट होगा, क्या कंपोजिशन होगा इस बॉडी का। उसके अलावा एक चेंज होगा आर्टिकल नंबर 342A में भी। आर्टिकल नंबर 342A में यह बताया जाएगा कि प्रेसिडेंट चाहे तो डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स की जो ओबीसी की लिस्ट होती है या फिर यूनियन टेरिटरीज की ओबीसी की जो लिस्ट होती है, प्रेसिडेंट गवर्नर्स के साथ में कंसल्टेशन के बाद में उस लिस्ट में फेरबदल कर सकते हैं। समझ गए? तो ये लिखा हुआ है। उसके बाद में वैसे दूसरा जो चीज़ है वो तो पहले भी था कि पार्लियामेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जिनको ओबीसी का दर्जा दिया जाता है उस लिस्ट में फेरबदल कर सकती है। तो एक चेंज यहाँ पे ये हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो लिस्ट है ओबीसी की, उसमें तो पार्लियामेंट चेंज फेरबदल कर सकती है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट्स की जो लिस्ट है या फिर यूनियन टेरिटरीज की जो ओबीसी की लिस्ट है उसमें प्रेसिडेंट चेंज कर सकते हैं गवर्नर से कंसल्टेशन के बाद में। तो ये 2-3 चीजें हैं। नया बिल अभी आया है राज्यसभा में, लोकसभा में तो पास हो गया है, तो देखते हैं कब इसे पास किया जाएगा। अगली जो न्यूज़ है वो सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन से लेके है। 27 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन लिया था, आपको याद होगा, जो आईपीसी का सेक्शन 498A है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दहेज के लिए, यानी जिन महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है तो उन पुरुषों के खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए आईपीसी में 498A डाला गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहुत ज़्यादा मिसयूज होता है इसका। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर में एक फैमिली वेलफेयर यूनिट इस्टेब्लिश की जाए। तो उससे क्या होगा, पहले वो दहेज से रिलेटेड जो केसेस हैं उनको स्क्रूटनाइज करेंगे, अगर जो जेन्युइन केसेस हैं वही पुलिस को सौंपेंगे। तो अब इसका प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया है। जो डिफरेंट वुमेन जो ग्रुप्स हैं वो सड़कों पे आ गई हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो डिसीजन है काफ़ी गलत है और उन्होंने गुहार लगाई सुप्रीम कोर्ट अपने इस डिसीजन को वापस ले, कि अदरवाइज काफ़ी मुश्किल हो जाएगा महिलाओं को न्याय मिल पाना। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को ये डिसीजन अपना वापस ले लेना चाहिए। अगला आर्टिकल मिथनॉल से रिलेटेड है। मिथनॉल जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है CH3OH, एक टॉक्सिक कलरलेस वोलेटाइल फ्लेमेबल लिक्विड है। इसे फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इवन नीति आयोग ने पहले सजेस्ट भी किया था कि वाटरवेज जो है वहां पे अगर मिथनॉल को इस्तेमाल किया जाए तो एक ये क्लीन चीपर फ्यूल होगा एज कंपेयर टू फॉसिल फ्यूल्स। अब जो हमारे मिनिस्टर हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मिस्टर नितिन गडकरी, उन्होंने भी कहा कि नीति आयोग को कि आप कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स तैयार कीजिए ताकि मिथनॉल को यूज किया जा सके ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर में। देखिए चाइना में किस प्रकार से मिथनॉल को यूज किया जा रहा है। मिथनॉल को काफ़ी तरीकों से बनाया जा सकता है। इवन जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको कन्वर्ट करके भी मिथनॉल बनाया जा सकता है। कोल को कन्वर्ट करके मिथनॉल बनाया जा सकता है। तो ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं, इसलिए डिस्कस किया। उसके बाद में अगला आर्टिकल एसबीआई से रिलेटेड है। एसबीआई ने अपने सेविंग अकाउंट के जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको कम कर दिया। यानी हमारा जो सेविंग अकाउंट होता है उसमें हम पैसा जमा करा के रखते हैं तो बैंक हमें ब्याज देता है। 4% ब्याज पहले मिलता था, लेकिन अब एसबीआई ने कहा है कि 1 करोड़ रुपए तक के अगर कुछ खाते हैं तो उसमें जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा 3.5% मिलेगा। यानी कम कर दिया है जो इंटरेस्ट रेट हमें मिलती थी, क्योंकि आरबीआई ने कहा कि देखिए 2 ही सोल्यूशन थे हमारे पास में, या तो जो बोरोइंग यानी बोरोवर्स जो हमसे लोन लेते हैं उनको महंगा कर दिया जाए या फिर इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया जाए सेविंग अकाउंट्स की। अगर बोरोवर्स की जो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया जाएगा, अगर उनसे ज़्यादा पैसे लिए जाएंगे तो लोग लोन लेंगे नहीं, तो फिर आगे देश की इकोनॉमी आगे कैसे जाएगी। तो इसलिए इन्होंने सेविंग अकाउंट के जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको कम कर दिया। अगला आर्टिकल इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड है। कल यानी 31 जुलाई लास्ट डेट थी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की, लेकिन सरकार ने इस
डेडलाइन को 5 दिनों तक बढ़ा दिया। काफी सारी दिक्कतें आ रही थी लोगों को, क्योंकि सरकार ने एक चीज कंपलसरी करी है कि इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करते वक्त पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ना जरूरी है। लेकिन ऑनलाइन रिटर्न्स फाइल करते इसमें कई लोगों का आधार कार्ड जो था वो पैन कार्ड से लिंक नहीं हो पा रहा था, इसलिए सरकार ने ये जो था प्रोविजन रखा कि 5 दिनों तक डेडलाइन है वो बढ़ा दी। और एक और बात सरकार ने कही कि जिनका अभी लिंक नहीं हुआ है आधार कार्ड से पैन कार्ड, वो इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं, लेकिन उनका प्रोसेसिंग तब तक नहीं होगी जब तक वो लिंक नहीं करेंगे। समझ गए? अगर बाई चांस कोई अभी टेक्निकल ग्लिच आ रही है, नहीं आपका कनेक्ट हो पा रहा है आधार कार्ड से पैन कार्ड, तो एक्सेप्ट तो हो जाएगा इनकम टैक्स जो रिटर्न्स आपने फाइल कर दिए हैं, लेकिन वो प्रोसेसिंग तब तक नहीं होगी जब तक आप लिंक करोगे नहीं। आगे मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु गवर्नमेंट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें तमिलनाडु गवर्नमेंट ने यह डिसीजन लिया था कि 85% जो मेडिकल सीट्स हैं तमिलनाडु की, वो तमिलनाडु के स्टूडेंट्स के लिए आरक्षित रहेंगी। ये सारा मामला तब स्टार्ट हुआ था जब नीट आया था हमारे देश में, यानी मेडिकल सीट्स को फिल करने के लिए कॉमन एग्जाम। तो इसमें क्या था, इसमें अब तमिलनाडु गवर्नमेंट ने पहले जो एडमिशन होते थे मेडिकल सीट्स के लिए वो +2 के मार्क्स के आधार पर होते थे, लेकिन अब नीट जो है हमारे देश पूरे देश के लिए कॉमन एग्जाम है, तो सीबीएसई एग्जाम कंडक्ट करेगी, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। लेकिन तमिलनाडु सरकार ने कहा कि देखिए हमारे स्टूडेंट्स इसके लिए तैयार नहीं है, हमारे तो +2 के बेस पे मेडिकल सीट्स फिल की जाती थी, आप तो टेस्ट ले रहे हो, हमारा सिलेबस भी काफी पुराना है। तो 1 साल का वक्त दिया गया था तमिलनाडु गवर्नमेंट को, लेकिन तमिलनाडु सरकार ने उस 1 साल के वक्त को यूज नहीं किया और बाद में एकदम जब टाइम आया तो रिजर्वेशन दे दिया। इन्होंने कहा कि 85% जो तमिलनाडु की सीट्स हैं मेडिकल की वो तमिलनाडु स्टूडेंट्स के पास में ही रहेंगी। तो केस गया मद्रास हाईकोर्ट के पास में। मद्रास हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया ये डिसीजन तमिलनाडु गवर्नमेंट का। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि ये तो राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है, आप ऐसा नहीं कर सकते। फिर इन्होंने रिव्यू पिटीशन फाइल करी थी मद्रास हाईकोर्ट के ही डिवीजन बेंच के पास में। अब डिवीजन बेंच ने भी उनके इस डिसीजन पर रोक लगा दी है। तो ये पूरा मामला था। आगे पीआईबी में देख लेते हैं कौन कौन सी आज आर्टिकल्स इंपोर्टेंट हैं। पीआईबी में आज कोई खास इंपोर्टेंट है नहीं क्योंकि कल छुट्टी थी। पीआईबी में तो वही न्यूज आती है ना जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स देते हैं, और कल तो छुट्टी थी यानी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ने कोई खबर दी ही नहीं। लेकिन खैर कल मन की बात प्रोग्राम आया था प्रधानमंत्री का, तो उसमें उन्होंने 2-3 बातों पर जिक्र किया जिसपे पीआईबी में काफी सारी डिटेल्स आई हुई हैं, जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 और क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का। प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि बहुत ज्यादा महत्व है इन दोनों इवेंट्स का। अगर पहले बात करें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, तो ये 1920 में स्टार्ट की गई थी। कंटेक्स्ट क्या था, उसमें रोल्ट एक्ट पास किया गया था, किसी को गिरफ्तार किया जा सकता है बिना वारंट के 2 साल तक के लिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, रिफॉर्म्स भी आए थे, चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, लखनऊ एक्ट 1916। तो ये सारी चीजें हुई थी, ये कंटेक्स्ट था। ये स्पेक्ट्रम में बहुत सारी डिटेल्स दी हुई हैं इसके बारे में। यहाँ पे तो काफी सारी एक्स्ट्रा डिटेल्स भी हैं जो एग्जाम के लिए नहीं इंपॉर्टेंट, इसे तो हमें स्पेक्ट्रम से ही कवर करना चाहिए। लेकिन एक बात ये याद रखना कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चीज न्यूज में है, जो चीज न्यूज में होती है ना वो चीज काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत अगर इंपॉर्टेंट डिटेल्स की बात करें तो 1920 में ना कांग्रेस ने अपना संविधान चेंज किया था। उससे पहले 1920 से पहले क्या था कि कांग्रेस ये कहती थी अपने संविधान के अंदर में कि हम प्रोटेस्ट करेंगे संविधान के दायरे में रह के। लेकिन 1920 नागपुर सेशन के अंदर में इन्होंने कहा कि हम पीसफुल और लेजिटिमेट तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे, यानी इन्होंने संविधान का दायरा हटा दिया। समझ गए? यानी पहले तो अगर सरकार कहती कि 144 धारा है आप यहां से हट जाइए तो वो हट जाते थे, लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया कि हम शांतिपूर्वक तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे, संविधान के दायरे में हो या ना हो, जो हमें ठीक लगता हो कि हाँ ये गलत हो रहा है उसका विरोध हम करेंगे। उसके अलावा 1920 में जो नागपुर में सेशन हुआ था, जो कांग्रेस की जो प्रोविंशियल कमेटीज थी उनको भाषा के आधार पर डिवाइड कर दिया गया था। ये हमारी जो पोस्ट इंडिया इंडिपेंडेंस की सीरीज चल रही है उसमें भी हमने डिस्कस किया था। और इसके अलावा जो कांग्रेस में और भी काफी सारे बदलाव किए गए थे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, जैसे अब कांग्रेस के रिफॉर्म्स को चलाने के लिए आगे 15 सदस्यीय मेंबर्स कमेटी का गठन किया गया था। हुआ क्या, इस मूवमेंट के दौरान में गांधी जी ने आह्वान किया था स्टूडेंट्स को कि आप प्रोटेस्ट कीजिए। जो वकील थे उनको कहा था कि आप प्रैक्टिस छोड़ दीजिए। लेजिस्लेटिव काउंसिल को बॉयकॉट किया गया था। तो इन सब तरीकों से विरोध किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशनल के दायरे थे बाहर निकल गए थे। और खिलाफत कमेटी भी थी, उसमें ऑटोमन एम्पायर को डिसमेंबर किया गया था, तो इसलिए खिलाफत कमेटी का गठन भी किया गया था। हिंदू मुस्लिम्स मिल के लड़ाई लड़ रहे थे। फिर अचानक से क्या हुआ, चोरा चोरी की घटना हुई। चोरा चोरी घटना में क्या हुआ, एक थाने को आग लगा दी गई थी क्योंकि पुलिस ने एक लीडर को पीट दिया था। बाद में भीड़ ने गुस्से में आके एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी जिसमें 22 पुलिस वालों की मौत हो गई थी। तो इस चोरा चोरी की इस घटना के बाद में गांधी जी ने अपने प्रोटेस्ट को वापस ले लिया था। और उसके बाद में काफी क्रिटिसिज्म भी हुआ था क्यों गांधी जी ने इस फैसले को वापस लिया, मूवमेंट को वापस लिया। लेकिन उसके खिलाफ में भी काफी सारे तर्क दिए जा सकते हैं। जैसे गांधी जी कहते हैं कि कोई भी मूवमेंट फोर्स के बल पे नहीं जीती जा सकती। उसमें जो ये मूवमेंट थी
अंग्रेज जो थे वो काफी मजबूत थे। अगर वायलेंस का हम यूज करते तो फिर अंग्रेज और ज्यादा वायलेंस का यूज करते और बहाना हो जाता उनके पास में कि देखिए पुलिस वालों को मारा जा रहा है तो हमने इसका जवाब दिया है। जबकि शांतिपूर्वक ढंग से आप प्रोटेस्ट करोगे फिर अंग्रेज आपको दबाएंगे, तो फिर ये होगा कि इंटरनेशनल प्रेशर भी उनके पास में आएगा कि कोई भी देख लीजिए कितना ही बड़ा डिक्टेटर क्यों ना हो, इस प्रकार से शांतिपूर्वक ढंग से कोई प्रोटेस्ट कर रहा होगा तो डेफिनेटली उसको दबाया जाएगा, तो प्रेशर आएगा उसके ऊपर में। तो इसलिए ये जो मूवमेंट थी नॉन कोऑपरेशन की उसको वापस लिया गया था। ऐसे ही फिर आगे काफी सारी डिटेल्स दी गई हैं क्विट इंडिया यानी भारत छोड़ो मूवमेंट के बारे में। उसमें कंटेक्स्ट क्या था, जो क्रिप्स मिशन था वो फेल हो गया था और चांसेस लगने लगे थे कि जापान वाले जो लोग हैं वो जापान की आर्मी जो है वो इन्वेड कर देगी हमारे ईस्टर्न इंडिया के अंदर में। और कांग्रेस जो थी लगातार डिमांड कर रही थी अंग्रेजों से कि कोई जल्द से जल्द कोई प्रोविजनल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की जाए और आप इंडिया छोड़ के चले जाइए। तो उसके बाद में सरकार जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि 10 अगस्त से हम ये स्टार्ट करेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट, लेकिन 9 अगस्त को ही लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया था। इसमें काफी वायलेंस भी हुआ। कई बार यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी मूवमेंट रही जिसमें वायलेंस हुआ था, तो ये एक वायलेंट मूवमेंट थी, थोड़ा बहुत वायलेंस इसमें हुआ था। काफी सारी अंडरग्राउंड एक्टिविटी चलाई गई काफी सारे लोगों के द्वारा, जैसे राम मनोहर लोहिया, जेपी नारायण, बीजू पटनायक, इन सब लोगों के द्वारा अंडरग्राउंड मूवमेंट चलाई गई थी। एक रेडियो काफी फेमस हुआ था, उसमें उषा मेहता के द्वारा जो चलाया गया था, तो ये इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है काफी बार। पैरेलल गवर्नमेंट्स कहाँ इस्टेब्लिश की गई थी, इस पे बार बार यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपी के बलिया में चिट्टू पांडे के द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी। तमलुक एक जगह है वेस्ट बंगाल में, वहां पे की गई थी। और सतारा में भी की गई थी, प्रति सरकार जिसे कहते हैं, नाना पाटिकल और YB चौहान इनके द्वारा की गई थी। तमलुक में वेस्ट बंगाल में जो शायद वो की गई थी सतीश देशपांडे के द्वारा में। तो आगे है देखिए मास पार्टिसिपेशन हुआ इस मूवमेंट में, यूथ, वुमेन, वर्कर सब ने पार्टिसिपेट किया। तो ये तो स्पेक्ट्रम में बहुत सारी डिटेल्स के साथ पढ़ना पड़ेगा। हाँ, लेकिन इस बार इन दोनों मूवमेंट्स पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा क्योंकि जो ज़्यादा न्यूज़ में रहती है उन पे ज़्यादा फोकस हमें करना चाहिए। स्कीम्स देख लेते हैं अब, आज कौन सी स्कीम्स कवर करनी है। पहली जो स्कीम है वो है इंटरेस्ट सबवेंशन से रिलेटेड। किसी भी सेक्टर को ऊपर उठाने के लिए वहाँ पे उस सेक्टर में जो भी लोग काम करते हैं उनको रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए सरकार इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम चलाती है। जैसे उदाहरण के तौर पे बताता हूँ मैं आपको, अब सरकार ने फार्मर्स की सिचुएशन में सुधार करने के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम चला के रखी है। 3 लाख रुपए तक का लोन जो फार्मर्स लेते हैं, जो किसान लेते हैं, उनको सरकार 3% तक का इंटरेस्ट सबवेंशन देगी। समझ गए? तो वैसे एक्चुअल में लोन की जो रेट है किसान जो बैंकों से लोन लेते हैं वो है 7%, लेकिन सारा का सारा अब 7% जो इंटरेस्ट रेट है वो किसानों को नहीं देना पड़ेगा बैंक्स को। उसमें अगर गवर्नमेंट इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोवाइड करनी है तो गवर्नमेंट इसका मतलब ये कि 3% हम दे देंगे, 4% आप दे दीजिए। समझ गए? अगर बैंकों से किसान जो है लोन लेते हैं 7% की रेट पे और फिर स्कीम का लाभ उठाते हैं, जैसे ये स्कीम है 3% इंटरेस्ट सबवेंशन देगी सेंट्रल गवर्नमेंट 3 लाख से कम लोन के लिए। इसका मतलब ये होगा कि जिन किसानों ने 3 लाख से कम तक का लोन लिया है उसमें 7% में से 4% रेट सिर्फ इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा किसानों को, बाकी बचा 3% देगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। कई बार सरकार क्या करती है, कंडीशंस भी रख देती है कि कम पहले आप 4% दोगे तब हम 3% देंगे। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कई जो किसान है वो डिफॉल्ट कर जाते हैं, कई तो देखिए दे नहीं सकते, कई जानबूझ के कर जाते हैं ना। तो एक एंकरेज करती है सरकार कि कम से कम आप 4% दे दीजिए, बचा हुआ 3% हम दे देंगे। तो ये है मेन मकसद सरकार का। कई होते हैं इसमें, मेन मकसद तो ये होते हैं कि जैसे कई बार क्या होता है कि शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन्स हैं वो प्रोवाइड किए जा सकें। कई बार क्या होता है कि किसानों को पैसे की आवश्यकता होती है तो किसान क्या जल्दबाजी में अपनी फसलें बेच देते हैं, लेकिन औने पौने दामों में। तो अब सरकार क्या इंकरेज करती है, सरकार उनको कहती है कि आप वेयर हाउसेज में अपनी फसल जमा करके रखिए और वहां से जो रिसिप्ट है वो ले लीजिए, उसके बेसिस पे हम आपको लोन दे देंगे और लोन भी काफी कम इंटरेस्ट रेट पे। इससे आप अगली जो फसल है उसके बीज बो सकोगे क्योंकि आपके पास में पैसा आ गया है, लेकिन आपने जो पिछली फसल उगाई थी वो सही समय आने पर आप उसको बेच सकोगे, अभी वो वेयर हाउस में जमा है। तो सरकार का मेन मकसद ये रहता है। सरकार वैसे इंटरेस्ट सबवेंशन और काफी चीजों के लिए भी चलाती है, जैसे कोई मान लीजिए कैलमिटी आई, डिजास्टर आया तो 2% की इंटरेस्ट सबवेंशन सरकार ने दे दिया कि उस रीजन में जहां पे डिजास्टर आया है, जैसे अब गुजरात में बाढ़ आई है तो वहां पे किसानों को 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा। यानी पहले जिस इंटरेस्ट पे बैंक से लोन लिया था किसानों ने, अब उस इंटरेस्ट रेट पे नहीं वापस देना पड़ेगा, गवर्नमेंट उनकी मदद करेगी, 2% इंटरेस्ट रेट उनकी कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम काम करती हैं। चलिए अब देख लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं आज क्या हमने डिस्कस किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीएम मस्टर्ड पे हम सुनवाई करेंगे, उसके बाद ही आप कोई डिसीजन ले सकते हो, ये हमने डिस्कस किया। और सुप्रीम कोर्ट के उस डिसीजन का विरोध स्टार्ट हो गया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 498A के तहत में डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में हर एक डिस्ट्रिक्ट में फैमिली वेलफेयर यूनिट्स बनाने का निर्णय लिया था।
जो महिला ग्रुप्स हैं उन्होंने विरोध करना स्टार्ट कर दिया है इसका। उसके बाद में एसबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स को कम कर दिया, ये भी डिस्कस किया। और आईटी रिटर्न्स के लिए 5 दिन की डेडलाइन बढ़ा दी गई है। मद्रास हाईकोर्ट ने नीट के अंदर में तमिलनाडु गवर्नमेंट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें उन्होंने 85% रिजर्वेशन देने का निर्णय लिया था। इसके अलावा 2 चीज़ें हमने आज और भी डिस्कस करी जो न्यूज़पेपर्स में है, जो मैंने बाद में ऐड की थी। एक तो मिथनॉल से रिलेटेड था और दूसरा था एक अदर बैकवर्ड क्लास कमीशन को जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जा रहा है उससे रिलेटेड। पीआईबी में कुछ खास था नहीं, 2 मूवमेंट्स थी, बिल्कुल ब्रीफ में हमने डिस्कस किया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट। स्कीम डिस्कस करी काफ़ी डिटेल में, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। तो आज की डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।